many people in Pakistan have been worried about acne. To understand it better, today we have a leading dermatologist of Pakistan, Dr. Shumaila Khan. She has completed her education of MBBS and DD from UK. She also holds diploma of aesthetic medicine from AAM USA. She is a licensed laser therapist and a practitioner aesthetic. And she holds more than 13 years of experience. अस्सलाम वालेकुम शुमाइला खान, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक। Okay, without getting any late, let us get right into the Q&A series. What is the first advice you give to your patient when they complain about acne? अव्वल तो बहुत अच्छा लगता है जब छोटी सी यानी कि वी डिवाइड एक्नी इन फोर सब टाइप्स या इन 4 स्टेजेस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 इज़ वेरी माइल्ड एक्नी। तो जब कोई टाइप 1 के साथ आता है तो आई फील रियली गुड कि उनको इतनी अभी इस वक्त समझ है कि इस मामले को एड्रेस करना चाहिए। तो आई ऑलवेज टाइप 1 में तो आपको पता है हम टॉपिकली एडवाइस करते हैं और स्किन की क्लिनजिंग और टोनिंग का रिजीम उनको देते हैं। उसके अलावा वी टेल देम हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन और सीबम प्रोडक्शन को हमने कैसे कंट्रोल करना है और जो भी अगर कहीं कोमिडोन्स आ रहे हैं उसको कैसे हमने क्लीन करना है। उसके लिए हम क्लिनिकल एडवाइजेस भी देते हैं कि हम माइल्ड पील्स के साथ भी स्टार्ट करते हैं या फिर हम हाइड्रोफेशियल्स के साथ भी स्टार्ट करते हैं और टॉपिकल एडवाइस करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स व्हिच वी एडवाइज टू द यंगर पेशेंट्स विद माइल्ड एक्ने। जो माइल्ड एक्ने के साथ आपको लगता है कि वो आते पेशेंट वो टीनेजर्स मोस्टली होते हैं? एक्ने किसी भी एज में स्टार्ट हो सकती है। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स स्पेशली फॉर फीमेल्स, एवरी 10 years फीमेल्स आर प्रोन टू एक्ने। एडोलसेंस से लेके बेसिकली एडोलसेंस पे ही स्टार्ट होती है, जिसके बारे में फिर ये मिथ होता है कि जी ये तो होती ही है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो खुद ही ठीक हो जाएगी। खुद ही ठीक नहीं होती और अगर खुद ठीक हो भी जाती है या आप डिलेड उसका ट्रीटमेंट कराती हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के जाती है जो दोबारा ठीक नहीं हो सकती ना। तो उसमें ये है कि जितनी जल्दी आप इसको एड्रेस करें इस प्रॉब्लम को उतना अच्छा। So what is the first advice you give to the patient when they complain about that? ओके, जब कोई माइल्ड एक्ने के साथ आता है तो माई फर्स्ट एडवाइस इज़ टू प्रिस्क्राइब हर और टू गिव हर द प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर चीज़ें यूज़ करते हुए आते हैं, बहुत सारे लोग हर्बल और इधर उधर से सुना के मुल्तानी मट्टी, नींबू का रस एंड बेसन, आई डोंट नो एट सम पॉइंट शायद ये चीज़ें काम करती हों, लेकिन टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ अ डिज़ीज़, इफ़ यू थिंक इट्स अ डिज़ीज़, येस इट्स अ डिज़ीज़, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है जो प्रिस्क्राइब प्रोडक्ट्स होते हैं या प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे उसमें क्लिनजर हो आपका, चाहे उसमें फेस वॉश हो, चाहे उसमें मॉइस्चराइजर हो और चाहे उसमें टोनर हो। सो दीज आर द और टॉपिकल्स, सो दीज आर द फर्स्ट थिंग्स विच आई प्रिस्क्राइब ऑन द फर्स्ट विजिट ऑफ द माइल्ड एक्ने। Okay, if a patient is coming of a middle age, for example, 30 to 40 years, yeah. So what kind of acne you observe among them? 30s की जो एक्नी है मोस्टली एडल्ट एक्नी है ना, सो काफ़ी सिस्टिक होती है, इट्स अ सिस्टिक एक्नी एंड मोस्टली इट्स हार्मोनल। Okay, yes. Mostly that was the question I was going to put next. के reasons क्या हो सकते हैं? मोस्टली हार्मोनल होती है, फिर उस हार्मोनल चेंजेस को हम स्किन को सही तरह से टैकल नहीं कर रहे होते। इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई होती है, सिस्टिक एक्नी होती है, वही वाली जो एज है, बिकॉज इट्स पार्ट इट्स एजिंग एज होती है वो, तो उसमें जो है जो फिर आपको पोस्ट एक्नी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ज़्यादा सीवियर होती है, स्कारिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और सारा कुछ, एंड वो रिंकल्स बहुत आने लगते हैं। नहीं, स्कारिंग हो जाती है, यानी कि आपकी सिस्टिक एक्नी है तो वो एक खड्डा छोड़ जाती है। बिल्कुल एट्रोफिक स्कार्स, हाइपोट्रोफिक स्कार्स, इस तरह के बहुत सारे स्कार्स हो जाते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसको हम बहुत सीरियसली डील करते हैं आइदर विद हार्मोन्स, और अगर हमें लगता है कि ये उससे बेहतर किसी और चीज़ से या आइसोट्रेटिनोइन ओरल से ठीक हो सकती है, सो वी काउंसल देम टू टेक द ट्रीटमेंट properly. Okay, do you think that stress associated acne is means you see that there is a people or patient who come to you who have acne which is stress related? Yes, definitely. Stress basically directly hit your hormones. स्ट्रेस हार्मोन रिलीज, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तो बाकी सारे हार्मोन्स पे उनका इफेक्ट होता है, और ख़ास तौर पे जो एंड्रोजन्स हैं
मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं Yes. उनको बहुत हिट करते हैं. Again, there is a disturbance in sebum production. Definitely, if there is a disturbance and it's uncontrolled or untreated, तो आपकी inflammation pilosebaceous unit में होगी and it will present with acne. Yes, truly. And I have seen that many of the doctors saying that stop eating greasy food, stop eating sugary items. What is Okay, the reason fine. behind There's no such study based kind of a thing, especially on greasy things. But इसमें एक hypothesis है doctors का, which we internationally also learn और वहाँ भी हम बात करते हैं. There is a hypothesis कि जो dairy है, because sometimes nowadays it's hormonal treated dairy. जो डेयरी है या जो शुगर्स हैं, डेयरी का तो ये फैक्टर हो गया कि इट्स हार्मोनल ट्रीटेड, चाहे वो आपके डायरेक्ट गाय से आ रही है, एवरी कैटल इज इंजेक्टेड, तो उसमें डेयरी का रोल होता है कि एक्ने प्रोड्यूस कर रही है. उसके अलावा यस, शुगर्स, ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न होता है बच्चों को भी और बड़ों को भी जो एक्ने के साथ आते हैं कि कट डाउन योर जंक फूड, these drinks, fizzy drinks, and this very sugary foods including chocolates. उसमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी ना, उसमें डेयरी भी हो जाएगा और उसमें शुगर भी. The thing is, आजकल जैसे मैं मैंगोज भी उन लोगों को अवॉइड करने को कहती हूँ because they are very sweet. होता क्या है कि whenever we take sugars, and sugars are directly related to the inflammations in the body. तो जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई इस तरह का प्रोसेस चल रहा है, तो द इन्फ्लेमेशंस बेसिकली फीड ऑन शुगर्स, सो दे गेट मोर एग्रेसिव. राइट. सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड कि हम कहते हैं कि जी शुगरी फूड्स और डेयरी आपने कम लेना है. ग्रीसी फूड का इतना बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है. इफ़ द पर्सन डज नॉट हैव एनी स्टमक इशूज़ और इस तरह का कोई अगर मसला नहीं है, तो दे कैन हैव सम बिट ऑफ ग्रीसी फूड, बट लाइफस्टाइल शुड बी चेंज्ड. Okay, you have mentioned stomach issues. So I have heard that people having many of the herbal products which clean the stomach and liver, which they think that help in cleaning of the or wiping of the acne. So what is the myth behind this all? This is the kind of a myth if we treating a particular kind of disease. Otherwise तो ये है ना कि हमेशा से हम यही समझते हैं, और being a student of anti-aging medicine, उसमें हमेशा हम यही बात डिस्कस करते हैं कि yes, your stomach is your gut health is very important. Yes, इसमें मैंने एक्नी में भी देखा है, if I prescribe beside the probiotic things to the patients, they respond very well. वो आपकी जनरल हेल्थ के साथ काम करता है. फिर वही बात है, अगर आपकी जनरल हेल्थ ठीक है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में नहीं है, तो आपकी दूसरी इन्फ्लेमेशंस भी जो है डेफिनेटली उसके साथ आप टैकल कर सकते हैं. Right. So what are the first things you prescribe to the severe acne patients? सिवियर एक्नी में तो फिर हम यही करते हैं ना, अगर मॉडरेट के उसमें से वो निकल आई है और सिवियर है और सिस्टिक है और इन्फ्लेम्ड है और हमें लग रहा है कि द फेस इज गोइंग टू बी स्कार्ड ऑल ओवर, तो आई प्रेफर टू प्रिस्क्राइब आइसोट्रेटिनोइन ओरल. Okay. And for scarring, what you prescribe? स्कारिंग की तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती. Exactly what So I we have do seen. treatment. So I try my best कि जो बच्चे बच्चियां हैं वो इसको टच ही ना करें कि उनको स्कार्स आए. It needs a lot of counseling even for the parents. इसलिए कि आइसोट्रेटिनोइन को खिलाना भी एक पूरा मुझे काउंसलिंग करनी पड़ती है, because many of the people they come with the Google studies and all that. और उनको लगता है कि पता नहीं कौन सी दवाई हम खाने जा रहे हैं. But with the counseling and both of the parents and the children and the spouse, if they are married, तो वो जो है वो एक पूरा सेटअप हमें एक वो उनको देना पड़ता है, एक कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड करना पड़ता है इस मेडिसिन के ऊपर. तो वो अगर हम देते हैं तो डेफिनेटली स्कारिंग की नौबत नहीं आती. लेकिन अगर स्कारिंग हो गई है तो उसके लिए तो फिर आपको पता है मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, माइक्रो नीडलिंग है, रीसर्फेसिंग लेजर्स हैं, मतलब दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस देन. एंड आफ्टर ऑल दैट you are not getting 100% the skin for a repetitive therapy. They are the repetitive treatment definitely involving lot of budget. और उसके अलावा ये होता है कि फिर 100% हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी स्किन वापस आ जाएगी जो पहले नॉन स्कार थी. It is an improvement of 40 to 60% in elder people or 60 to 80% in young people who are addressing their scars in their early stage. Yes. I have seen there are many people who have I think so 99% of the population of Pakistan use steroids for treatment of acne by themselves as an OTC medicine. I don't want to mention the brand name here, but तो फिर आपको पता है ना वो vicious cycle से बाहर नहीं आते ना. yes, They don't come out of that vicious cycle. Yes, and surely. again they are also getting their skin. The skin is being
हार्म्ड। Yes. सिर्फ एक्नी नहीं, उसके बाद के जो मसाइल हैं, द स्किन बीइंग थिन, और उसके अलावा जो उससे जो एक्नी निकलती है जिसको हम पोस्ट स्टीरॉइडल एक्नी कहते हैं या मोनोमॉर्फिक एक्नी होती है वो तो एक विशियस सा साइकिल स्टार्ट हो जाए, लगाया बिकॉज इट्स अ स्टीरॉइड, योर इन्फ्लेमेशन गेट्स सेटल डाउन फॉर a few days, and then when you stop it, a burst comes out. Okay. सही है, तो उससे जो मसाइल हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है हम लोग ये बात करते हैं कि डोंट अप्लाई एनी ओवर द काउंटर थिंग, या किसी को कुछ ऐसी चीज़ जिसको लोग कहते हैं जी ये लगाते ही ठीक हो जाती है, तो because there are many people who might be illiterate, they use mixtures of creams as well. I don't think so. Many literate people they come also to me, many well-off people who come to us, they are in a habit of using because it's quick. Yes. It's a quick fix. Actually, skin में कोई quick fix नहीं होता. I always tell my patient it's a maintenance. Yes. Because it's an organ. It's an organ maintenance. And the largest organ of the body. Yes. आपको लगता है कि शायद मिरर में देखने से ये कोई दिखने की चीज़ है, but इसका अपना एक फंक्शन है, इसकी अपनी एक एनाटमी है, इसकी अपनी एक अल्लाह ताला ने उसकी लेयर्स बनाई हुई हैं. So with these kind of things you're destroying everything. Truly, that's what this program is about. That the awareness among the patients and a common layman who doesn't know about anything must know that you should not use the medicines or prescribe any kind of medicine themselves. Internet is a source truly, but it is not the means experimental जो practitioner जो आप लोग practice करते हैं वो Google नहीं बता सकता इसलिए कि गूगल पे तो अगर मैं साइड इफेक्ट ऑफ एप्पल भी डालूंगी तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी. So that's why I tell my patient कि मतलब हम इसलिए बैठे हुए हैं कि we should guide you properly. Exactly. Okay, these days because of COVID we have to wear masks. Yeah. So Mask acne is very picking up these days. So what are your suggestion about that? मैंने अभी तक जितनी भी मास्क एक्नी देखी है उनमें अगर उनको मैं प्रॉपर क्लींजिंग टोनिंग रूटीन दे देती हूँ, उनको बताती हूँ कि 2 दफ़ा आपने कोई सैलिसिलिक बेस्ड क्लींजर टोनर से आपने क्लीन करना है, और उसके अलावा टॉपिकल्स अच्छे दे देती हूँ तो इट गेट कंट्रोल. और उसके अलावा फिर अगर वो लग रहा है कि वो बाहर जा रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खुल गए हैं और वो बहुत अच्छा सा ख्याल नहीं रख पा रहे स्किन का, देन वी एडवाइज टू कम एंड गेट अ हाइड्रोफेशियल. Okay. I have seen and observed that many patients started using a homogenic product on the prescription of a doctor, but after a week they get irritated because skin get irritated because of that particular product. No, it's not irritation actually. I always tell my patient, I always tell कि ये जो medicine है, it's an exfoliator. It will exfoliate your skin. It's not the dryness. It's not something which you cannot tackle. So I prescribe, with the type of the skin, I prescribe a nice moisturizer. Yes. And again I do tell them कि अगर आपकी देखो ये skin to skin vary करती है, किसी skin में ज़्यादा exfoliation आती है और किसी skin में बहुत ज़्यादा exfoliation नहीं आती है, और अगर किसी skin में ज़्यादा exfoliation है या patient is already with a kind of a dry skin और dehydrated skin, तो उसको फिर हम कहते हैं do come we give you a hydrofacial जिसमें आपकी पूरी skin जो है वो exfoliate अच्छे से equally हो जाएगी, and then start again applying the medicine, and skin cell turnover is 28 days. You cannot expect कि 28 दिन के बाद भी कोई skin ऊपर पड़ी. You have to get rid of your dead skin. Yes. Oh, if I talk about moisturizer, so for oily skins particularly, what kind of moisturization means base form क्या होती है? Oily gel means नहीं, I usually prefer a water based moisturizer. Okay. Not the gel actually. Moisturizer gel में तो इतना अच्छा नहीं लगता because you have to apply sunblocks also. तो वो gel में अगर हो जाए तो सही है, but I prescribe the water based moisturizer which has non-comedogenic, non-greasy, hypoallergenic. These are the things which you have to read before buying a moisturizer if you are taking it OTC, or if the doctor is prescribing, definitely he knows your skin better. Yes. Okay, if for example, what is the first thing you think that a moderate acne जो होती है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि वो मेरे ख्याल से किसी भी एज में कर हो जाती है. सो मॉडरेट एक्ने के लिए आप क्या प्रिस्क्राइब? मॉडरेट एक्ने के लिए अगेन the CTM routine is the cleansing, toning, moisturizing is the must. ये तो प्रिस्क्रिप्शन में आ जाएगा और एक सनब्लॉक प्रिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, बिकॉज जब आप एक्ने के साथ बाहर निकलेंगे इन्फ्लेमेशन के साथ तो डेफिनेटली वो हाइपरपिगमेंटेशन में कन्वर्ट होगा. उसके अलावा the oral antibiotics and the topical ones.
Yes. You know, the topical treatment उसमें फिर antibiotic combine हो जाती है. That is this is called second line treatment of acne. Yes. So we do prescribe this. I have observed as well that some of the physicians means consultants are doing is that when the patient who has taken antibiotics already and they came back that they have occurred with acne, they are prescribing retinoids for 1 week. So what is that? 1 week is not going to make any difference in their life because it just, you know, the retinoid dose has to be accumulated in certain, you know, according to the body weight in the body. वो जब तक आपका एक certain dose acquire नहीं होगा, so you're not going to get it. Because उसमें क्या होता है, 1 week तो मैंने नहीं देखा आज तक किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पे. हाँ, 1 month हम कहते हैं, लेकिन हम समझा के भेजते हैं. इवन यू नो, एटलीस्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्लिनिक, तो हम कहते हैं कि 1 month के बाद आपने आना है. आपको पता है उसके कुछ टेस्ट भी होते हैं जो हम फॉलो अप में देते हैं, और उसके आई ऑलवेज टेल देम दैट इट इज़ अ सेट ऑफ 4 to 6 months ट्रीटमेंट. एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट उसकी डोज प्रिस्क्राइब होती है. हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा है कि 80 kgs के ऊपर अगर कोई है तो उसको 20 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो वो वक्ती तौर पे तो शायद उसका कुछ मसले का हल हो जाए, लेकिन इट ऑलवेज रिकर्स. एंड दिस रिकरेंस अगेन, दिस इज़ द प्रॉब्लमेटिक इशू कि उसमें फिर क्या होता है कि वो पेशेंट की कंप्लायंस भी वो नहीं रहती है, उसको समझ में भी नहीं आता है कि मैंने ये मेडिसिन भी खा लिया, मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा. तो दैट इज़ ऑलवेज अंडर डोजिंग. Okay, what ingredient do you think that must be in your face wash of acne? I like salicylic based face wash और जिसमें अब तो उस combinations के साथ भी आ रहे हैं, कैमोमाइल के साथ और Because I have seen there टी ट्री के साथ, टी ट्री के साथ. हाँ, टी ट्री और salicylic based आ रहे हैं. अच्छा, बहुत सारे लोगों को खाली टी ट्री सूट नहीं करता. Exactly. I have also used it. So tea tree मुझे बिल्कुल particularly सूट नहीं किया, लेकिन कुछ लोग टी ट्री ऑयल यूज़ करके भी अपनी अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे पास टी ट्री ऑयल लगा के आए, लेकिन हुआ ये कि वो इतना स्ट्रॉन्ग टी ट्री ऑयल उन्होंने लगा लिया या उसको किसी चीज़ में डाइल्यूट नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया, तो उससे क्या हुआ कि इर्द गिर्द की स्किन भी बर्न हो गई. Oh my God. यू नो, इट गॉट बर्न्ड एंड उसके बाद वो पिगमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. अच्छा, अगर स्कारिंग किसी की बहुत डार्क स्कारिंग हो जाती है, स्कारिंग या मार्क्स, दे आर टू डिफरेंट. बेसिकली स्कारिंग जो बिल्कुल ब्लैक सी आपकी स्किन पे डार्क मेंशन, दैट इज मार्क्स. दैट्स अ मार्क्स. Okay, scarring hyperpigmentation. Scarring is something, you know, which can be hypertrophic or atrophic. Okay. या तो अंदर की तरफ स्किन डीप हो जाती है, हाँ, इंडेंटेशंस आपको Okay. नजर आए डेप्थ में, या फिर वो उभरा हुआ नजर आए, जिसको हम हाइपरट्रॉफिक स्कार कहते हैं. तो these are the scars which you get after, you know, untreated acne. Okay, what is the thing which you have heard something about acne from a patient which was being very shocking for you, जो particularly आप सुनती हो? पर्टिकुलरली तो मैं यही सुनती हूँ कि इवन पेरेंट्स भी आते हैं कि वो बच्चा बहुत जिद कर रहा था, हम ले आए, शी इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट नाउ इन सोशली इंटरेक्शन, तो इसलिए आपके पास ले आए. नहीं तो हमें पता है ये तो निकल ही आती है और ये खुद ठीक ही हो जाती है, इस उम्र में तो एक्ने निकलती ही है. मतलब दिस इज सच, यू नो, पेरेंट्स डू थिंक लाइक दैट. हाँ, इवन यहाँ बच्चे तो आजकल बहुत ज़्यादा, आपको पता They है, are very, वेरी अवेयर yes. एंड दे आर वेरी कॉन्शियस. उनके अपने सर्कल में भी देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर, लेकिन ये कि पेरेंट्स समझते हैं कि इसके लिए कोई मेडिसिन खाना कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी. दिस इज नॉट अ इशू विच इज़ टू बी एड्रेस्ड विद द मेडिसिन. दैट इज़ द मोस्ट, यू नो, जिस पे मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कंसल्टेशन में. दिस इज द बेस लाइन प्रॉब्लम. You have to treat at that point particularly. Yes, I have to counsel the parent also that it's not a minor issue. You know, take it as a serious one because it's a matter of your looks. Again, अगर वो psychosocial pressure में जा रहा है तो see how far he can. Because most of the studies as well establishing says that young generation जो हमारी वो डिप्रेशन से एसोसिएट हो जाती है when they see that their skin is not looking good or it have acne. तो और इतने सारे केसेस हमारे पास रिपोर्टेड भी हैं, बहुत सारी वर्ल्ड वाइड वीडियो भी आपको दिखती होगी. अच्छा, मुझे ये है कि आजकल अगर आप देखें इतनी यंग जनरेशन जो हमारी, दे लव टू डू मेकअप. This is a makeup world nowadays. Yes, So yes. I think so. There are many products which we use cause acne. So what kind of foundations or what products you suggest to them? Because I have seen nowadays that there are foundation plus sun blocks are coming as well. They are very good. But what kind of products
you prefer them to use? Well, for the acne patients especially, I always tell them to have a non-comedogenic, hypoallergenic, or liquid products with no oils, water-based foundations. Because matte usually cause that acne prone, क्योंकि वो शायद pores में आपके fix हो जाती है। नहीं, मैट की फाउंडेशन की शायद लॉन्जिविटी लंबी ज़्यादा होती है एंड इट स्टिक्स टू द स्किन, लेकिन मैट में भी अब वाटर बेस्ड आ रहे हैं बहुत सारे फाउंडेशन। इट्स नॉट अबाउट मैट और ग्लॉसी, बट इट्स अबाउट द प्रोडक्ट बेस क्या है, उसका ऑयल है या वाटर है। Right. हर लाइन में 2 लाइनें ज़रूर होती हैं। द ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट इज़ फॉर एजिंग स्किन, Okay. and for the younger skin it's always water based, and younger skin is mostly oily. Mostly, you know, अगर मेरे पास 10 पेशेंट आते हैं कोई यंग एज के, तो 8 आर विद ऑयली स्किन एंड 2 आर विद ड्राई स्किन। सो उसमें फिर हम प्रिस्क्राइब ऑयल बेस्ड फाउंडेशंस करते हैं। लेकिन जो ये आपकी क्लासी फाउंडेशंस हैं सारी, I'm not talking about the BB creams, I'm talking about the classy foundations, the particular foundations, उसमें जो है जो सन ब्लॉक है वो SPF 15 तक और 20 तक होता है। उसके अलावा they do have lot of pigments. You buy the product, you know, to have pigment on your skin, either lighter or of your same skin color. तो उसमें जो है सन ब्लॉक is not that much helpful. Again, you're wearing a pigment and you know the sun rays, you know, your skin is going to attract the sun rays. Because nowadays I have seen that I live in Karachi, so I have seen that people going to seasides. Usually they wear sunblocks, but nowadays they have started preferring to wear foundations. They say कि वो sunblock का काम नहीं, हरगिज़ भी नहीं। This is so ridiculous. और being on the beach, that's why I hate being on the beach. Being on the beach is something like even the sunblock which are marked with, you know, water resistant. They are not waterproof. Yes. There is nothing waterproof. You know, they're always water resistant. So, you know, they function for, you know, just a certain amount, like half an hour. So you have to reapply it. और sunblock का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल कोई 100% प्रोटेक्शन दे दी अपनी स्किन को सन रेज से बचने के लिए। नो, नॉट एट ऑल। वो एक उसका एक मतलब इंटेंसिटी को आप लो कर सकते हैं, बट यू इफ यू आर द होल डे ऑन द बीच, सो हाउ कैन वन टाइम एप्लीकेशन कैन प्रोटेक्ट यू? यू हैव टू अप्लाई, स्पेशली बीइंग ऑन द बीच, बिकॉज देयर इज अ डबल इफेक्ट, वाटर ड्रॉपलेट रिफ्लेक्शन भी हो रहा है सन से और यू आर डायरेक्ट, यू आर इन द सन। So you know, you have to repeat your sunblock every 2 hours, and it should be SPF 100 and it should be water resistant. Okay, if I have seen that when people are moving from the higher altitude to the lower altitude and lower altitude, they have a specific change in the skin and they have acne on their skin. So what are the reasons behind that? Higher altitude पे there is a dry, you know, there is dryness. You know, higher altitude is always, you know, the sun rays direction is different. और वो बल्कि ज़्यादा because on the higher altitude the skin is more on the for the collagen damage and उसके लिए ज़्यादा skin जो है prone होती है। लेकिन हायर एल्टीट्यूड पे चूँकि ज़्यादातर ठंड होती है और उसमें जो है आपका सीबम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो रहा होता। लोअर एल्टीट्यूड पे या मैदानी इलाकों में जब जैसे हम आते जाते हैं तो गर्मी भी एक फैक्टर है। जैसे अभी समर्स में जितना हम एक्नी रिपोर्ट होगी हमारे पास, उतनी ज़्यादा विंटर में नहीं हो रही होती। यू नो, दिस इज़ यू नो डिफरेंस ऑफ वेदर। शायद गर्मियों में प्रॉपर स्किन केयर जो रूटीन है वो लोग मैनेज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द स्वेट एंड द सीबम प्रोडक्शन, ऑल थिंग्स गेट मिक्सड विद एंड द डर्ट और वो डेड स्किन बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है, उतना शायद विंटर्स में नहीं होता। I have also seen that people complaining that they have got acne on one side of their face. So I have researched on that. So that was particularly about their pillows. The pillow was not cleaned particularly. Means weekly शायद उनकी sheets change नहीं की जाती, तो उसकी वजह से acne होती है. Is this? This is somewhat a little have a little importance, I think, because when acne is being triggered, so it would be triggered on whole of your face. हाँ, ये होता है कि किसी को कुछ areas होते हैं जो hormonal related ज़्यादा होते हैं, that is your low face, your jaw line and your below your jaw line. This is जिसको देख के हम कहते हैं कि hormonal influence इसमें ज़्यादा है acne को लेकर के। बाकी किसी एक जगह पे होना depends कि किसी पे कब किस जगह पे लोगों के कोमिडोन्स की appearance ज़्यादा है, inflammation कहाँ ज़्यादा हो गई है, शायद कोई बहुत। हाँ, डेंड्रफ के साथ मुझे
इसका रिलेशन लगता है एक्नी का, कि कुछ लोग जैसे अपने बाल आगे रखते हैं तो उनके साइड्स पे और जो जहाँ जहाँ हेयर फॉलिकल या जो आपकी डैंड्रफ जो है वो गिरती है तो उसमें जो है उन एरियाज पे एक्नी ज़रा ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली जो स्कार्फ्स पहनते हैं उनके साइड एरियाज, इसलिए कि फंगल एक्नी इज आल्सो अनदर थिंग ना। तो हाँ, तो उसमें फिर डैंड्रफ के साथ रिलेटेड कुछ फंगल एक्नी भी होती है, कुछ लोगों को बैक पे फंगल एक्नी होती है। उसमें आई वांट टू आल्सो आस्क दैट कि लोगों को बैक पे भी एक्नी होती है, फ्रंट पे भी एक्नी होती है फेस के अलावा। सो आपको क्या लगता है कि पर्टिकुलरली एरिया जो आपका एक्नी का होता है वो कौन सा एरिया है, कौन से एरिया? फेस इज द मोस्ट कॉमनली, अच्छा जहाँ भी पाइलोसेपिशियस यूनिट पड़ा हुआ है, जैसे अब आपके हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन भी बाज़ दफ़ा एक्नी की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा होता है। फिर जैसे मैंने फंगल एक्नी की बात की कि जिन जगहों पे ज़्यादा स्वेट है और वहाँ पे हेयर भी हैं तो वो फिर मिलके बाज़ दफ़ा इस तरह की एक्नी देते हैं। अच्छा, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा एक्नी स्किन होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मेंशन, दैट इज़ द बेसलाइन थिंग, दैट इज़ द बेसलाइन जिसको मैं माइल्ड एक्नी कहती हूँ या हम उसको कहते हैं कंजेस्टेड स्किन। तो उसके क्लींजिंग रूटीन आपको देना है ना पेशेंट को, क्योंकि यूजुअली मोस्टली लोग कहते हैं कि दे वो वेंट टू पार्लर्स और सैलून क्लिनजिंग कराते हैं, वो नोज क्लीन हो जाती है, उनकी स्किन क्लीन हो जाती है, बट वो शायद माइंड भी वो सही ट्रीट इस तरह नहीं करती कि कोई टोनर्स या डिफरेंट स्टीम्स यूज़ नहीं करती जिससे वो पोर्स बंद हो जाएं तो वो दोबारा उनकी स्किन में नहीं। अगर आपकी टेंडेंसी है स्किन में, यू हैव एन ऑयली स्किन और आपका कोई रूटीन ऐसा है जिसमें इन्वायरमेंटल आपका एग्रेशन ज़्यादा है स्किन को लेकर के, तो उसमें तो बाबर कोमिडोन्स बनेंगे। एंड इफ़ यू आर इन दिस काइंड ऑफ एज जिसमें आप बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर रहे हैं अपनी स्किन को, तो डेफिनेटली तो जो बेस लाइन प्रॉब्लम है वो तो है कोमिडोन से ही स्टार्ट हो रहा है और फिर वो क्लॉग हो जाता है, फिर वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, that how it goes around. So the basic thing is that you have to clean, tone and moisturize your skin properly. और अगर आप नहीं कर पा रहे तो do come to your clinician, they have the mild peels for acne जिसमें स्किन आपकी definitely exfoliate होके clean हो जाती है। We have hydrofacials, that is the most the buzzing procedure we can give to the patients for comedones. Yes. And I have also heard that eating green salads, green vegetables. Eating healthy is always good for skin. Okay, but green only is mentioned. Green, I think green is somewhat related to health. Okay. Right. So green means fresh. Okay. And if we talk about humid, तो आप ह्यूमिड में अपने हमारी ऑडियंस को बेसिकली क्या बताना चाहिए कि उनका बेसिक रूटीन क्या होना चाहिए अगर उनको अपनी एक्नी को थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए? एक्नी को मेंटेन करने के लिए एक तो मॉर्निंग और नाइट में वॉश योर फेस विद प्रिस्क्राइब्ड सनब्लॉक which must have salicylic or exfoliating kind of products. Glycolic acid based और salicylic based mixture फेस वॉश भी आते हैं जिसको हम AHA BHA फेस वॉश कहते हैं, वो भी मिलते हैं, तो दे आर रियली नाइस। उसके अलावा अपनी क्लिनजर टोनर आपका वाटर बेस्ड होना चाहिए। Right. कोशिश करें कि अल्कोहल बेस्ड ज़्यादा ना हो, इसलिए कि बाज़ दफ़ा बार बार वॉशिंग और ओवर ड्राइंग ऑफ द स्किन भी जो है दैट ऑल्सो have an effect on the skin barrier function, और उसकी वजह से भी उसको डिस्टर्ब करने से भी फिर आप एक एक्नी के उसमें या इन्फ्लेमेशन के उसमें फंस जाते हैं। डू मॉइस्चराइज योर स्किन इफ़ योर स्किन नीड्स अ मॉइस्चराइजर। जैसे मुझे लगता है कि जैसे ऑयली स्किन वाले अभी दिन में जैसे बाहर जाते हैं तो वो भले ना करें मॉइस्चराइज, जस्ट अप्लाई अ सनब्लॉक, क्लीन टोन करें, फेस वॉश करें, क्लींजर टोनर यूज़ करें और उसके बाद अप्लाई अ सनब्लॉक एंड देन गो आउट। जो ऑयली स्किन वाले हैं डेफिनेटली वो जो है कर सकते हैं उसको कि आप ड्राई स्किन वाले जिसका प्रोन टू ड्राई स्किन है या एजिंग स्किन है तो उसमें आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। राइट। और अगर मैं जहाँ तक जिनकी प्रोन स्किन है एक्ने की, उनको आप क्या कहेंगी कि दे शुड कंसल्ट अ फिजिशियन इमीडिएटली? They should basically. Yes, we talked about it all कि हमें किस तरह सबसे पहले इसको जल्द अज जल्द ठीक कराना है। Thank you, Dr. Shumaila, for your time. It's always my pleasure. I'm sure that our audience will take benefit from this information and they will manage their acne in this special humid weather जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में अभी मतलब कहीं भी मेरे ख्याल से स्पेसिफिक रीजन नहीं है जहाँ पे ठंडा एरिया हो। All areas are affected with humid and one of the reasons is global warming. So thank you very much. Thank you very much for watching Skin Diaries. Skin Diaries is all about your skin. So give your skin a little love. Thank you.